अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या मेथड्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, और हम एग्जांपल्स देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स की। और इसके अलावा हम देखेंगे कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। तो ये जो बायोलॉजिकल मेथड है तकरीबन आज से 500 साल पहले से यूज़ हो रहा है। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड is known as biological method. Biological method has played an important role in scientific research for almost 500 years. Biological method या फिर scientific method को हल करने के लिए जो steps हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, recognition of biological problem, यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि biological problem है कौन सी। उसके बाद हम observation करते हैं, फिर हम hypothesis करेंगे, हमारा तीसरा स्टेप होगा। नंबर 4 स्टेप होगा डिडक्शन, और नंबर 5 जो स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट। नंबर 6 स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, और नंबर 7 है रिपोर्ट द रिजल्ट। तो इन सब को हम डिटेल में अभी देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड। ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है या फिर कोई और उसके माइंड में ये चीज़ डालता है, ऐड करता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन, ये एक किस्म का क्वेश्चन होता है, सवाल होता है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। या तो कोई इससे पूछता है या फिर उसके दिमाग में खुद ब खुद वो सवाल आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बायोलॉजिस्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस करता है। तो ऑब्जर्वेशन वो कैसे करता है, वो अपने 5 सेंसेस से करता है, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच से। ठीक है, इन सब सेंसेस से वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स आर प्रोसेस इन ए केयरफुल ऑर्डरली वे। इट इज़ मेड बाय आवर 5 सेंसेस, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इसमें वो मज़ीद क्या करता है कि वो स्टडी करता है जो प्रीवियस रिसर्च हो चुकी होती है उस टॉपिक में या उस रिलेटेड प्रॉब्लम में, तो वो भी उसमें ऐड अप करता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन की 2 मेन टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या चीज़ होती है कि उसके फिजिकल ट्रेट्स को देखा जाता है। ठीक है, जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मसलन कि वो उसकी देखने में कैसा है, ठीक है, टच में कैसा है, ठीक है, स्मेल में कैसा है, ये चीज़ें हम देखते हैं क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटेटिव में देखते हैं हम जो हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, यानी कि उसका वेट देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये चीज़ें क्वांटिटेटिव में आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3, हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी आंसर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि बायोलॉजिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, उनके मतलब सोचता है और उनकी बेसिस पे कोई ना कोई उस बायोलॉजिकल स्टेटमेंट का आंसर देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो ये जो वो टेंटेटिव एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन को अपनी ऑब्जर्वेशन को टेंटेटिवली एक्सप्लेन करता है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। और जो बायोलॉजिस्ट होता है वो बहुत सारी हाइपोथेसिस देता है अपने एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए। तो हर हाइपोथेसिस की मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आए वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं देखते हैं। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, यानी कि ये एक आम स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए, ना कि आगे पीछे की कहानी सुनाई उसमें होनी चाहिए। नंबर 3 है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। अभी बता चुका हूँ, उसको इतना सिंपल रखना चाहिए जितना वो रख सकता है। और नंबर 4 पे है, इट मस्ट बी टेस्टेबल,
यानी कि वो ऐसी होनी चाहिए जिसपे एक्सपेरिमेंट हो सके, जिसको टेस्ट किया जा सके। नंबर 4 स्टेप है ड्राइंग डिडक्शन, ठीक है, यानी कि डिडक्शंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करता है, लॉजिकल रिजल्ट डेवलप करता है हाइपोथेसिस से। जो उसने हाइपोथेसिस पीछे बयान की हुई थी, क्या करेगा, उसमें लॉजिकल रिजल्ट उसका बताएगा। उसमें ये अज्यूम करता है कि अगर ये काम हो गया तो फिर इसका ये नतीजा निकलेगा। इफ़ दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, यानी कि अगर ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हुई तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो इस तरह के जो लॉजिकल रिजल्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। यानी कि हाइपोथेसिस के जो लॉजिकल रिजल्ट होंगे उनको क्या बोलेंगे, डिडक्शंस बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि लॉजिकल रिजल्ट, यानी कि कॉन्सिक्वेंस कहते हैं नताइज को, लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस के लॉजिकल रिजल्ट को क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है, इफ़ और देन का यूज़ होता है, कि अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये इफ़ दिस स्टेटमेंट माइट बी ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट जो है अगर ट्रू हुई यानी कि सच हुई, तो फिर देन इसके नताइज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। फॉर दिस पर्पज अ हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट। इस मकसद के लिए क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस बायोलॉजिस्ट ने बताया होता है उसको ट्रू माना जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, उसको ट्रू माना जाता है कि वो सच है, और फिर उसके ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताए जाते हैं कि अगर ये हुआ तो ये हो सकता है, अगर ये हुआ तो ये भी हो सकता है, यानी कि उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताए जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डिडक्शन बेसिकली क्या है, एक्सपेक्टेशन है। तो अब डिडक्शन की एग्जांपल देख लें। इसमें क्या होता है, इफ़ और देन का यूज़ होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसकी एग्जांपल ये है, मौजूद है कि बायोलॉजिस्ट क्या कहता है कि इफ़ आई पुट फर्टिलाइज़र ऑन माई प्लांट्स देन दे विल ग्रो बिगर, यानी कि क्या कहता है कि अगर मैं अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा तो वो क्या होंगे, जल्दी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये उसकी क्या डिडक्शन है, मुमकिन है कि वो फर्टिलाइज़र यूज़ करे तो जो प्लांट्स हैं वो बिगर ना हो, यानी कि बड़े ना हो, ठीक है। ये उसकी एक डिडक्शन है, फिर उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट करेगा, तो हम वो आगे बात करते हैं। नंबर 5 स्टेप है परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, यानी कि अपने हाइपोथेसिस जो उन्होंने पेश किए होते हैं उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, ये सबसे बेसिक स्टेप है। इसमें क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि आया कि जो उनके हाइपोथेसिस हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, ठीक है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। अ प्रोसीजर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि उन्होंने एक प्रोसीजर अपना बनाया होता है, उसको वो टेस्ट करते हैं उससे कि आया कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो जो ट्रू हाइपोथेसिस हैं उसके लिए फर्दर स्टडी की जाती है, और जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको दो ग्रुप बना देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के दो ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप को वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को वो क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो क्या किया जाता है, उसमें टेस्ट नहीं किए जाते, ठीक है, और कंट्रोल को यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए। यानी कि पर्पज़ क्या है कंट्रोल का, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के, यानी कि वो जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको यानी कि रख दिया जाता है, उसको टेस्ट नहीं किया जाता, उसको सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा जाता है, एक्सपेरिमेंट से कंपेयर किया जाता है। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको कंट्रोल के साथ कंपेयर किया जाता है। जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं गिवन द एक्सपेरिमेंटल फैक्टर और चेंज इन सम वे, यानी कि उसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेट्स सपोज ये आपको एग्जांपल दी गई है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फर्टिलाइज़र एंड कंट्रोल ग्रुप नो फर्टिलाइज़र, यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या करेगा, फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा, जबकि कंट्रोल ग्रुप कुछ नहीं करेगा, उसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करेगा। तो फिर दोनों को अब कंट्रोल ग्रुप से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा कि इसकी यील्ड बेहतर है, ठीक है, यानी कि अपने नताइज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं एक्सपेरिमेंट की, कि लेट्स सपोज आप ये चेक करना चाहते हैं
कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए कि नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, 2 प्लांट्स लेंगे सिमिलर टाइप के, ठीक है, और आप फिर अपने 2 ग्रुप बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का क्या काम होगा, वो ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं देगा, जबकि जो दूसरा ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा, यानी कि देगा। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो हमें किस तरह पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हुई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जबकि कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस हुई है। इससे हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नंबर 6 स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और इसको क्वांटिटेटिव डाटा की तरह सिमेट्रिकली अरेंज करते हैं। डाटा और देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली, यानी कि फिर उसको कंपेयर किया जाता है और अरेंज किया जाता है स्टैटिस्टिकली, और फिर उसके कंक्लूजन्स ड्रा किए जाते हैं, बताए जाते हैं, और उसमें भी स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया जाता है। और लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, अपनी फाइंडिंग या अपनी जो पब्लिशिंग होता है उसको साइंटिफिक जर्नल में भेजता है, ठीक है, और बुक्स में लिखता है, ठीक है, ताकि जो कुछ उसने रिसर्च किया वो दुनिया तक पहुंच जाए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स की एग्जांपल देखते हैं। स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ थी पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में। तो अब इसमें हमने क्या चेक करना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम ये चेक करना था कि इसकी काज क्या है और इसकी ट्रांसमिशन क्या है। ये हमने 2 एग्जांपल्स में चेक करना है। तो हम अपनी पहली एग्जांपल चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। मलेरिया जो है वो तकरीबन 2000 साल पुरानी बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता था कि ठंड और बुखार अचानक होने लग जाता था, यानी कि अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। इसमें क्या था, यानी कि इसमें देखा गया कि ये डिज़ीज़ जो है ये उन लोगों में ज़्यादा आम है जो कि लो क्वालिटी एरिया में रह रहे हैं या फिर जहाँ पे गंदा पानी या कीचड़ जमा होता है। It was thought that the stagnant water of marshes poisoned the air and as a result of breathing in the bad air people got malaria। उनका ये ख्याल था, वो ये सोचते थे कि ये जो गंदा पानी है, ठीक है, ये हवा को आलूदा कर देता है, तो जिसके नतीजे में लोग क्या करते हैं, यानी कि अपने अंदर यानी कि फेफड़ों के अंदर जो गंदी हवा है वो लेते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो इस यकीन की वजह से दिस बिलीफ लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज़, यानी कि इस बिलीफ की वजह से इसका नाम मलेरिया पड़ा। यानी कि इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है माला मीन बैड और एरिया मीन एयर, यानी कि बैड एयर, यानी कि बुरी हवा। इस ऑब्जर्वेशन की क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने क्या किया कि उस गंदे पानी को, मार्शी वाटर को पी लिया, तो फिर देखने में बड़े ज़बरदस्त नतीजा आए कि उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। ये साइंसदानों के लिए बड़ी दिलचस्प बात थी। फिर उन्होंने क्या किया, तहकीक का दायरा मज़ीद वसी कर दिया। इसी के साथ देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ क्विनीन या फिर मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 17वीं सदी में अमेरिका दरियाफ्त हो चुका था, और आपको पता है कि उस वक्त अमेरिका बिल्कुल एक जंगल की तरह था। तो उसमें से बहुत सारे प्लांट्स अमेरिका से यूरोप में ले के जाया करते थे मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं प्लांट्स में से एक प्लांट था जिसको नाम था क्वीना। उसकी बार्क यूज़ की जाती थी फीवर्स वगैरह की क्योर के लिए, यानी कि बुखार के इलाज के लिए क्वीना बार्क यूज़ की जाती थी। तो जब उसकी डिमांड पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ी तो क्या हुआ, कुछ बेईमान लोगों ने क्या किया, उन्होंने फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया कि क्वीना के प्लांट के बजाय उन्होंने क्या किया, सिंकोना फरोख्त करना शुरू कर दी। तो लेकिन ये जो उनकी बेईमानी थी ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई, क्योंकि सिंकोना बार्क जो थी वो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई। बाद में फर्दर स्टडी से ये पता चला कि इसके अंदर सिंकोना बार्क के अंदर क्विनीन पाई जाती है,
जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उस वक्त क्विनीन ही सिर्फ वाहिद दवाई थी जो कि मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और ये दवाई तकरीबन 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इस्तेमाल की गई। 1878 में एक आर्मी फिजिशियन लेवरान ने काज ऑफ मलेरिया पे रिसर्च शुरू की। इस मकसद के लिए उसने क्या किया कि मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उनको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। उसने ये बात नोटिस की कि इनके ब्लड में एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। उसने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया और ये कहा कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। 19वीं सदी तक जो ऑब्जर्वेशन आई उनमें चंद एक ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में कुछ ना कोई तल्लक मौजूद है। और ये भी आई थी कि क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, के मलेरिया के लिए क्विनीन ही सबसे इफेक्टिव ड्रग है। और उसके अलावा ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिज डज नॉट कॉज मलेरिया, कि मार्शिज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉलंटियर्स ने क्या किया था, मार्शिज का पानी पिया था, उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। इन सारी ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट ने क्या नतीजा निकाला, उन्होंने ये हाइपोथेसिस पेश की कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की असल वजह है। इस हाइपोथेसिस के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, डिडक्शन पेश की कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो हर मलेरियल पेशेंट में प्लाज्मोडियम होना लाजमी है। तो देखें डिडक्शन में फिर मैं आपको बता चुका था कि इफ और देन आया है, यानी कि अगर ये हुआ तो फिर ये होगा, यानी कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह हुई तो हर पेशेंट के अंदर ये होगा, यानी कि प्लाज्मोडियम होगा। तो नेक्स्ट फिर इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और 100 हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड लिया, हेल्दी पर्सन्स का ब्लड लिया। तो उन्होंने क्या नतीजा निकाला कि जो 100 पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, यानी कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि इसके बरक्स 7 यानी कि 7 लोगों में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि वो प्लाज्मोडियम जो था वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि वो टाइम पीरियड जब पैरासाइट किसी भी बॉडी होस्ट बॉडी में इंटर होता है और जब तक कि वो अपनी अलामात जाहिर ना करे, उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि दाखिल होने के बाद से लेकर अलामात जाहिर होने तक जो पीरियड है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। तो मैं फर्दर आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट जो था वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो इससे जो हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया वो ट्रू साबित हुई, यानी कि सच साबित हुई।